दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अध्ययन के क्रम में इस वीडियो में प्रस्तुत है संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 1। पहला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र या यूनाइटेड नेशंस शब्द को किसने बनाया था? ऑप्शन है रूजवेल्ट, नेहरू, चर्चिल या स्टालिन। तो सही उत्तर रूजवेल्ट। दोस्तों याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र शब्द को अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने बनाया था। 1 जनवरी 1942 को वाशिंगटन में अटलांटिक चार्टर का समर्थन करने वाले 26 देशों ने संयुक्त राष्ट्र की घोषणा पर हस्ताक्षर किए और यहीं पहली बार राष्ट्रपति रूजवेल्ट द्वारा अभिकल्पित नाम संयुक्त राष्ट्र का प्रयोग किया गया था। तो याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले रूजवेल्ट के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए वार्षिक संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है कब? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 19 दिसंबर, 19 सितंबर, 12 दिसंबर या 12 सितंबर को? तो सही उत्तर 12 सितंबर को। दक्षिण दक्षिण सहयोग यानी साउथ साउथ कोऑपरेशन के लिए वार्षिक संयुक्त राष्ट्र दिवस 12 सितंबर को मनाया जाता है। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए विकसित और विकासशील देशों में उत्तर दक्षिण संवाद की शुरुआत हुई, लेकिन विकसित राष्ट्रों के उपेक्षापूर्ण और अड़ियल व्यवहार के कारण उत्तर दक्षिण सहयोग के मुद्दे को आशानुरूप बल नहीं मिला। विकासशील देशों को ये महसूस होने लगा कि उत्तर दक्षिण सहयोग की बात से उनके हितों को कोई विशेष फायदा नहीं होगा। यही कारण है कि दक्षिण दक्षिण सहयोग यानी साउथ साउथ कोऑपरेशन के मुद्दे पर बल दिया गया और वर्तमान परिस्थितियों में ये वर्ष 2030 तक के लिए निर्धारित 17 लक्ष्यों और 169 टारगेट वाले सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के तहत सामूहिक सुरक्षा का प्रथम आयोग किस वर्ष में किया गया? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, संयुक्त राष्ट्र के तहत सामूहिक सुरक्षा का प्रथम प्रयोग किस वर्ष किया गया? 1947, 1948, 1949 या 1950 में? तो याद रखिएगा 1950 में, कोरिया संकट के समय। दोस्तों 1950 में कोरिया का संकट संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का पहला बड़ा प्रयोग था। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनए को द्वारा की गई पहली सामूहिक सुरक्षा कार्रवाई थी, जिसे संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के 7वें अध्याय की धाराओं के अंतर्गत लागू किया गया था। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कौन सा वर्ष प्रथम मानवाधिकार वर्ष के रूप में घोषित किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1963, 1966, 1968 या 1970? सही उत्तर ऑप्शन सी 1968। दोस्तों याद रखिएगा, वर्ष 1968 में मानवाधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन तेहरान में संपन्न हुआ और इसमें 84 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में ही वर्ष 1968 को प्रथम मानवाधिकार वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा हुई थी। अगला प्रश्न है, यूडीएचआर का विस्तार कीजिए। यूएचडीआर का विस्तार क्या है? तो उत्तर है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। तो आप देख लीजिए, यूडीएचआर यानी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट यानी मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा। इसे संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा 10 दिसंबर 1948 को सर्वसम्मत से स्वीकार किया गया। इसमें कुल 30 अनुच्छेद हैं और प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष मानव अधिकार दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 10 दिसंबर को। दोस्तों 1946 में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई और 10 दिसंबर 1948 के दिन मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा जारी की गई। इस घोषणा के कारण ही 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है,
संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कुल कितनी धाराएं हैं आपको बताना है। 111, 119, 121 या 123। तो सही उत्तर 111 धाराएं। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कुल 19 अध्याय और 111 अनुच्छेद या धाराएं हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि में याद रखिएगा कुल 70 अनुच्छेद हैं। अगला प्रश्न और भी महत्वपूर्ण है। इसमें पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था आपको बताना है। लंदन, यूएसए, जेनेवा या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर लंदन में। दोस्तों याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र का प्रथम अधिवेशन 10 जून 1946 को लंदन में हुआ था। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सीटों का एक अंग नहीं है। सभा, परिषद, सचिवालय और कार्यसमूह या पहरुआ समितियां। तो सही उत्तर सभा। दोस्तों आप जान लीजिए 8 सितंबर 1954 को गठित क्षेत्रीय सुरक्षा संगठन के रूप में सीटो यानी दक्षिण पूर्व एशिया के देशों का सैन्य गठबंधन था। सभा इस संगठन का अंग नहीं है। इसके प्रमुख सदस्यों में ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, फिलीपींस, थाईलैंड, ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं। और 30 जून 1977 को सीटो का अस्तित्व समाप्त हो गया। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के किस अनुच्छेद में महासभा की शक्तियों और कार्यों का वर्णन किया गया है। चार्टर के 6वें अनुच्छेद में, 10वें अनुच्छेद में, 11वें अनुच्छेद या 8वें अनुच्छेद में। तो सही उत्तर 11वें अनुच्छेद में। याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र चार्टर के 11वें अनुच्छेद में महासभा की शक्तियों और कार्यों का उल्लेख है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, निशस्त्रीकरण के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर महासभा विचार करती है और अन्य अभिकरणों को सिफारिश करती है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र चार्टर को निम्नलिखित में से किस एक सम्मेलन में अंगीकृत किया गया था। ऑप्शन है मास्को सम्मेलन, याल्टा सम्मेलन, डम्बर्टन ओक्स सम्मेलन या सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। तो सही उत्तर सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। दोस्तों अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में 1 जनवरी 1942 को ब्रिटेन, रूस, चीन तथा अन्य 26 देशों का एक सम्मेलन हुआ था और इसमें निर्णय हुआ कि युद्ध का सामना ये राष्ट्र मिलकर करेंगे। इस संगठन को संयुक्त राष्ट्र नाम अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था। आगे चलकर 1 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में पुनः इन राष्ट्रों का सम्मेलन हुआ। इस समय राष्ट्रों की संख्या 50 हो गई। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र, प्रस्तावना और अनुच्छेद 111 के साथ इसको अंतिम रूप दिया गया था। तो याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में अंगीकृत किया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश यूएन के सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। भारत, ताइवान, यूके या ब्राज़ील। तो सही उत्तर यूके। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद या सिक्योरिटी काउंसिल उसका महत्वपूर्ण अंग है जिसके कंधे पर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने का उत्तरदायित्व है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का अनुच्छेद 23 सुरक्षा परिषद की रचना और सदस्यता से संबंधित है। इस परिषद में 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्यों में संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन और फ्रांस शामिल हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन एक संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन देखिए युद्ध रोकना और शांति स्थापित करना, मानव अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति सम्मान जगाना, क्षेत्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना, अंतरिक्ष को जीतना और इस पर शोध करना। तो आप जान लीजिए अंतरिक्ष को जीतना और इस पर शोध करना संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य नहीं है। दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ की स्थापना की गई लेकिन वह अपने उद्देश्य में असफल रहा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई और इसके उद्देश्यों का जो वर्णन है वो पहले अध्याय के पहले अनुच्छेद में किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य शांति व्यवस्था बनाए रखना, मानव अधिकारों की रक्षा करना, पारस्परिक सहयोग और शांति को बढ़ावा देना है। अंतरिक्ष को जीतना और उस पर शोध करना इसका विषय नहीं है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र चार्टर मुख्यतः ऑप्शन है पूर्णतः व्यक्तिगत मानव अधिकारों से संबंधित है,
राज्यों के बीच संबंधों से संबद्ध है, शांति, न्याय, स्वतंत्रता और आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों जैसे व्यापक विषयों के लिए है, बड़ी, मध्यम और छोटी शक्तियों के अधिकार और कर्तव्यों के लिए है। तो याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र चार्टर मुख्यतः शांति, न्याय, स्वतंत्रता, आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों जैसे व्यापक विषयों के लिए है। आप जान लीजिए, संयुक्त राष्ट्र चार्टर मुख्यतः शांति, न्याय, स्वतंत्रता और आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों जैसे व्यापक विषयों से संबंधित है। चार्टर के अनुच्छेद 1 के अनुसार इसका प्रयोजन अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, विभिन्न राष्ट्रों के बीच मित्रतापूर्ण भावना को बढ़ावा देना, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या मानव कल्याण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाना तथा मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता को प्रोत्साहन देना है। अगला प्रश्न है, मार्टिन कैपलान के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था के कितने प्रतिमान या मॉडल हैं? ऑप्शन है 4, 6, 8 या 10। तो सही उत्तर 6। दोस्तों, मार्टिन कैपलान ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था सिद्धांत का व्यवस्थित विश्लेषण प्रस्तुत किया। उनकी पुस्तक है सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इसमें व्यवस्था सिद्धांत को 6 प्रतिमानों में उन्होंने विभाजित किया है। ये 6 प्रतिमान हैं: शक्ति संतुलन व्यवस्था, शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था, दृढ़ द्विध्रुवीय व्यवस्था, सार्वत्रिक कार्यकर्ता निकाय, सोपानी अंतर्राष्ट्रीय निकाय और इकाई वीटो व्यवस्था। तो याद रखिएगा, मार्टिन कैपलान ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के कुल 6 मॉडलों का निरूपण किया है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र पर कितने राष्ट्रों ने 26 जून 1945 को हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन है 51, 50, 61 या 64। तो सही उत्तर 50। 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र में 50 राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए थे। चूँकि पोलैंड में सरकार का गठन नहीं हुआ था, इसलिए वो अपना प्रतिनिधि नहीं भेज सका, उसका स्थान रिक्त छोड़ दिया गया था। सरकार के गठन के बाद 15 अक्टूबर 1945 को पोलैंड ने चार्टर पर हस्ताक्षर किए। इस तरह संयुक्त राष्ट्र के प्रारंभिक संस्थापकों जो सदस्य थे, उनकी संख्या 51 थी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र आम सभा द्वारा प्रथम निशस्त्रीकरण दशक घोषित किया गया था कब? तो उत्तर है 1970 से 80 के दशक को। 16 दिसंबर 1969 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रस्ताव संख्या 2602 24वें में 1970 से 80 के दशक को प्रथम निशस्त्रीकरण दशक घोषित किया था। अगला प्रश्न है, एशिया का कौन सा भाग दुनिया की छत यानी रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है मध्य एशिया। दोस्तों, आप जान लीजिए, पामीर के पठार या तिब्बत के पठार को दुनिया की छत कहा जाता है। इस पठार की स्थिति मध्य एशिया में है, इसलिए मध्य एशिया को दुनिया की छत के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। किसने कहा है कि जब तक मार्गेंथाउ के सिद्धांत का प्रभाव बना रहेगा, तब तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के वैज्ञानिक अध्ययन में कोई प्रगति संभव नहीं है? ऑप्शन है हाफमैन, बेनो वासरमैन, हेंस कार्लसन या क्विंसी राइट। तो सही उत्तर ये कथन बेनो वासरमैन का है। बेनो वासरमैन ने द साइंटिफिक प्रेटेसियंस ऑफ प्रोफेसर मार्गेंथाउस थ्योरी ऑफ पावर पॉलिटिक्स में लिखा है कि मार्गेंथाउ के सिद्धांत निरपेक्ष और अप्रामाणिक आवश्यकतावादी नियमों पर आधारित हैं। मानव प्रकृति संबंधी धारणा और अनुमानों पर आधारित धारणा मार्गेंथाउ के सिद्धांत को अवैज्ञानिक बना देता है। और वासरमैन का कहना है कि जब तक मार्गेंथाउ के सिद्धांत का प्रभाव बना रहेगा, तब तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के वैज्ञानिक अध्ययन में कोई प्रगति संभव नहीं है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि शक्ति का प्रयोग करने वाले तथा जिसके विरुद्ध शक्ति प्रयुक्त होती है, इन दो तरह के राष्ट्रों के बीच का मनोवैज्ञानिक संबंध ही राजनीतिक शक्ति है? ऑप्शन है मार्गेंथाउ, कैटलिन, आर्यस्टोनी या लासवेल। तो सही उत्तर मार्गेंथाउ। दोस्तों, मार्गेंथाउ ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स एमंग नेशन में लिखा है कि किन्हीं दो राष्ट्रों के पारस्परिक संबंध की वह स्थिति जिसमें एक राष्ट्र स्वभावतः दूसरे राष्ट्र की इच्छानुसार कार्य करने लगता है, शक्ति के स्वरूप को स्पष्ट करता है। इसमें जो शक्ति का प्रयोग करता है और जिन पर शक्ति का प्रयोग किया जाता है, उनके बीच एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक संबंध बन जाता है। अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने किस दशक को महिलाओं के दशक के रूप में घोषित किया था?
तो याद रखिएगा 1976 से 1985 का दशक। संयुक्त राष्ट्र ने 1976 से 1985 को महिलाओं के लिए दशक यानी डिकेड फॉर वीमेन के रूप में घोषित किया। 1975 में मैक्सिको सिटी में आयोजित पहले संयुक्त राष्ट्र महिला सम्मेलन में इसका निर्णय किया गया। इस सम्मेलन में महिलाओं की समानता पर मैक्सिको की घोषणा और विकास और शांति में उनका योगदान तथा अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक के उद्देश्यों के कार्यान्वयन के लिए विश्व कार्य योजना नामक दस्तावेज प्रस्तुत किया गया। दूसरा संयुक्त राष्ट्र महिला सम्मेलन 1980 में कोपेनहेगन और तीसरा 1985 में नैरोबी में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देतांत या डिटेंट शब्द किस भाषा से लिया गया है? अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच या ग्रीक? तो सही उत्तर फ्रेंच भाषा। देतांत एक फ्रांसीसी शब्द है। इसका शाब्दिक अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तनाव की कमी या शिथिलता। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश देतांत को दो तरह से परिभाषित करता है। इसके अनुसार राज्यों के बीच तनावपूर्ण संबंधों का अंत और राज्यों के बीच मित्रतापूर्ण समझ की स्थापना देतांत का अर्थ है। अगला प्रश्न है, एकमात्र देश जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता का प्रत्याहरण किया है? ऑप्शन है चीन, जर्मनी, इंडोनेशिया या इथोपिया। तो सही उत्तर इंडोनेशिया। शीत युद्ध के दौरान इंडोनेशिया को सोवियत संघ का समर्थक माना जाता था। 21 जनवरी 1965 को इसने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता को त्यागने की घोषणा कर दी। इसका प्रमुख कारण था संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में न चुना जाना। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस को अस्थायी सदस्यता उसकी किस योग्यता के आधार पर दी गई है? देखिए, पूर्व सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य, विश्व में द्वितीय सर्वाधिक शक्तिशाली देश, क्षेत्र के संबंध में विश्व का सबसे बड़ा देश या विश्व में सबसे प्राचीन सभ्यता। तो आधार क्या था? पूर्व सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद राष्ट्रकुल के स्वतंत्र सदस्यों के साथ साथ संघीय इकाइयों ने अपनी अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर लिया। चूँकि पूर्व सोवियत संघ सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य था, इसलिए रिक्त पद के लिए उत्तराधिकार का प्रश्न उत्पन्न हुआ। क्षेत्रफल, जनसंख्या और सैन्य शक्ति के आधार पर रूस को पूर्व सोवियत संघ का उत्तराधिकारी घोषित कर सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य चुन लिया गया था। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ के विघटन के लिए कौन सा नेता प्रमुखतः उत्तरदायी है? तो ये है मिखाइल गोर्बाचोव। दोस्तों, मिखाइल गोर्बाचोव 1980 के दशक के मध्य सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। गोर्बाचोव ने देश के अंदर आर्थिक राजनीतिक सुधार और लोकतंत्रीकरण की नीति चलाई। इन सुधार नीतियों का कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं द्वारा विरोध किया गया। इसी कारण से गोर्बाचोव को सोवियत संघ के विघटन के लिए उत्तरदायी माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत सोवियत संघ शांति, मैत्री और सहयोग की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? ऑप्शन है 1969, 1970, 1971 या 1972। तो सही उत्तर 1971 में। भारत सोवियत संघ शांति, मैत्री और सहयोग संधि पर अगस्त 1971 में हस्ताक्षर हुआ। इस संधि का उद्देश्य तत्कालीन समय में उत्पन्न खतरों से भारत को निपटना था। शांति, मैत्री और सहयोग संधि की धारा 9 में उल्लेख है कि बाहरी खतरे से उत्पन्न परिस्थिति पर दोनों देश मिलकर विचार करेंगे। अगला प्रश्न है, हित समूह पाए जाते हैं कहाँ पर? केवल लोकतांत्रिक देशों में, पूंजीवादी समाजों में, केवल सर्वाधिकारवादी देशों में या सभी देशों में? तो सही उत्तर सभी देशों में। प्रत्येक प्रकार की राजनीतिक प्रणाली और प्रत्येक देश में हित समूहों का अस्तित्व होता है। लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक प्रक्रिया खुली होती है, लेकिन सर्वाधिकारवादी राज्यों में दबाव समूहों को सत्ता के अनुरूप चलना पड़ता है। जो भी समूह सत्ता की आलोचना करता है उन्हें बलपूर्वक दबा दिया जाता है। तो हित समूह जो है वो सभी देशों में पाए जाते हैं, भले ही उनका रूप अलग अलग हो। अगले प्रश्न पर आते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मार्गेंथाउ के अनुसार राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? आप देखिए, राजनय, प्रचार और राजनीतिक युद्ध। देखिए, मार्गेंथाउ के अनुसार राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? राजनय, प्रचार और राजनीतिक युद्ध, राष्ट्रीय नीति के आर्थिक साधन या युद्ध। तो सही उत्तर राजनय, ऑप्शन ए। मार्गेंथाउ राष्ट्रीय हित को प्राप्त करने के लिए शक्ति को महत्वपूर्ण साधन मानता है।
लेकिन वह शक्ति के अंतर्गत सैन्य शक्ति को शामिल नहीं करता। सैनिक शक्ति राष्ट्रीय हित का अवयव मात्र है, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति है और युद्ध के माध्यम से राष्ट्रीय शक्ति या राष्ट्रीय हित प्राप्त करने को सर्वोच्च अराजकता और अशांति का वातावरण उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए राजनय या कूटनीति के माध्यम से राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करना सबसे उत्तम उपाय है। अगला प्रश्न है, परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी से अलग होने वाला प्रथम देश कौन था? चीन, क्यूबा, उत्तर कोरिया या कनाडा? तो सही उत्तर उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया परमाणु अप्रसार संधि से अलग होने वाला पहला देश है। दिसंबर 1985 में वो इस संधि में शामिल हुआ। जनवरी 2003 में इस संधि से अलग होने की घोषणा की और प्लूटोनियम संबंधी सुविधाओं को पुनः प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, स्टीवन रोजर और वाल्टर जोन्स के अनुसार राष्ट्रीय शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? ऑप्शन है भूगोल, विचारधारा, जनसंख्या और नेतृत्व। तो सही उत्तर नेतृत्व। दोस्तों, स्टीवन रोजन और वाल्टर जोन्स के अनुसार राष्ट्रीय शक्ति का तात्पर्य एक अंतर्राष्ट्रीय कर्ता के द्वारा अपने अतुलनीय संसाधनों और परिसंपत्तियों का इस प्रकार से उपयोग कर अपनी क्षमता को बढ़ाना है ताकि अपने अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के परिणामों को प्रभावित किया जा सके। अतः इन दोनों विचारकों ने राष्ट्रीय शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व नेतृत्व को माना है। नेतृत्व यानी लीडरशिप दोस्तों स्टीवन रोजन और वाल्टर जोन्स के अनुसार राष्ट्रीय शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। अगले प्रश्न पर आते हैं, यूरोपियन एकता आंदोलन का जनक है कौन? द गाल, कार्नाड एडन्योर, जीन मोनेट या रॉबर्ट शूमैन? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट शूमैन। यहाँ पर आप देख सकते हैं रॉबर्ट शूमैन बहुत ही महत्वपूर्ण है। रॉबर्ट शूमैन को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय यूरोपियन एकता का वास्तुकार माना जाता है। ये 1948 और 1952 में फ्रांस के विदेश मंत्री रहे। जीन मोनेट के सहयोग से उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध शूमैन प्लान तैयार किया और 9 मई 1950 को प्रकाशित किया, जिसे अब यूरोपीय संघ के जनक के रूप में माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत पाकिस्तान संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शक्तिशाली राज्य द्विपक्षीय बातचीत को विशेष प्राथमिकता देते हैं जबकि कमजोर राज्य बहुपक्षीय पद्धति को चाहते हैं। ये सही नहीं है। शक्तिशाली राज्य कमजोर राज्यों को दूर रखना चाहते हैं जबकि कमजोर राज्य शक्तिशाली राज्यों के साथ प्रगाढ़ राजनीतिक और आर्थिक संबंध चाहते हैं। बिल्कुल सही। शक्तिशाली राज्य अन्य राज्यों से समर्थन लेकर अपनी ताकत को बढ़ाने का प्रयास करते हैं जबकि कमजोर राज्य शक्तिशाली राज्यों पर शक्ति का दबाव डालते हैं। तो सही है 2 और 3। केवल 2 और 3 इसमें आपके सही हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, आप जान लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में शक्तिशाली राष्ट्रों को कमजोर राज्यों के समर्थन और सहायता की आवश्यकता होती है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों में निर्णय प्रक्रिया लोकतांत्रिक ढंग से संचालित होने के कारण नीतियों को अपने पक्ष में करवाने के लिए कमजोर राज्य भी आवश्यक होते हैं, जैसे विश्व व्यापार संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ, पर्यावरणीय सम्मेलन आदि। दोस्तों, कमजोर राज्य भी आर्थिक और सैन्य सहायता प्राप्ति के लिए अच्छे संबंध रखना चाहते हैं। साथ ही कमजोर राज्य उस स्थिति में नहीं होते कि वे शक्तिशाली राज्यों पर दबाव डाल सकें। अगले प्रश्न पर आते हैं, नाटो और वार्सा के मध्य निशस्त्रीकरण संधि कब हुई थी? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नाटो और वार्सा के मध्य निशस्त्रीकरण संधि कब की गई थी? तो सही उत्तर है 1990 में। 19 नवंबर 1990 को पेरिस सम्मेलन में नाटो और वार्सा के मध्य परंपरागत शस्त्र कटौती संधि पर हस्ताक्षर हुए। इस संधि में टैंक, तोपों और सैनिक सशस्त्र युद्धक गाड़ियों को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। दोनों गुटों के पास अधिक से अधिक 20,000 टैंक, 30,000 युद्धक गाड़ियाँ, 6800 लड़ाकू जहाज और 2,000 हेलीकॉप्टर होने की व्यवस्था की गई थी। अगला प्रश्न है, यूगोस्लाविया का 5 पृथक राज्यों में विखंडन शीत युद्ध के अंत को चिन्हित करता है। निम्नलिखित राज्यों में कौन सा नए राज्यों के सही रूप को बताता है? तो सही उत्तर है स्लोवेनिया, क्रोएशिया, मैसिडोनिया और बोस्निया। अर्मीनिया यूगोस्लाविया का भाग नहीं था। सर्बिया 5 जून 2006 को अंतिम समय में स्वतंत्र हुआ।
यूगोस्लाविया से विघटित राज्यों का सही क्रम स्लोवेनिया, क्रोएशिया, मैसेडोनिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मोंटेनेग्रो और सर्बिया है। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, कथन और कारण से संबंधित है। कथन है, विदेश नीति में अधिकतम राष्ट्रीय स्वायत्तता के सिद्धांत की पुष्टि गुटनिरपेक्ष आंदोलन है। आप देखिए कि विदेश नीति में अधिकतम राष्ट्रीय स्वायत्तता के सिद्धांत की पुष्टि गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, बिल्कुल सही है। और बगैर अपनी पहचान खोए विश्व के विभिन्न देशों के मध्य अंतरक्रिया गुटनिरपेक्षता की भावना ने की थी। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। दोस्तों आप जान लीजिए, गुटनिरपेक्ष आंदोलन या नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, इसकी सदस्यता के लिए संबंधित देश को स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करना आवश्यक माना गया। जो राज्य स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करते हैं वे ही अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपनी पहचान बनाते हैं। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध को कहा जाता है क्या? विदेश नीति, आर्थिक नीति, सामाजिक नीति या देशीय नीति? तो सही उत्तर विदेश नीति। विदेश नीति को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का पर्याय माना जाता है। कोई भी देश विदेश नीति के माध्यम से ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने संबंधों का निरूपण करता है। विदेश नीति सिद्धांतों और व्यवहारों का समुच्चय है जिनके आधार पर सभी देश अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करना चाहते हैं। राष्ट्रीय हितों के अनुरूप विदेश नीति भी सभी देशों की भिन्न होती है और इन सभी विदेश नीति का समामेलन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हो जाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1948, 1950, 1945 या 1993? तो सही उत्तर 1993। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना सरकार द्वारा 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत की गई थी। इस आयोग का गठन एक अध्यक्ष और 4 पूर्णकालिक तथा 4 पदेन सदस्यों से मिलकर होता है और आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होता है। अगला प्रश्न है, मैग्ना कार्टा किस वर्ष पारित किया गया था? तो याद रखिएगा, मैग्ना कार्टा 1215 में जो है पारित किया गया था। मैग्ना कार्टा, जिसे स्वतंत्रता का अधिकार पत्र भी कहा जाता है, किंग जॉन के द्वारा जून 1215 को पारित किया गया था। इसके कुछ कानून आज भी हमारे लिए महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, जैसे बिना निष्पक्ष सुनवाई को किसी को सजा नहीं दी जा सकती, गलत तरीके से कर चुकाने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अमेरिका के 1787 में लिखित संविधान में भी मैग्ना कार्टा के कुछ भाग को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विचारक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नव यथार्थवाद से संबंधित है? ऑप्शन है केनेथ वाल्ज, हैंस मार्गेनथाउ, रेनाल्ड नेबुर या जॉन रगी। तो सही उत्तर केनेथ वाल्ज। दोस्तों, नव यथार्थवाद या संरचनात्मक यथार्थवाद का संबंध केनेथ वाल्ज से है। इनकी रचना है थियरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इसमें यथार्थवाद का विश्लेषण व्यवस्था सिद्धांत से मिलाकर किया गया है और अंतर्राष्ट्रीय संरचना का विश्लेषण करते हुए वे इसे अराजकतापूर्ण मानते हैं, जिसका तात्पर्य है कि राष्ट्र राज्यों के व्यवहार को नियंत्रित करने की कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति नैतिकता और विधि के बजाय राष्ट्रीय हितों से संचालित होती है। तो याद रखिएगा, नव यथार्थवाद या संरचनात्मक यथार्थवाद केनेथ वाल्ज प्रमुख विचारक हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य संगठनों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन, बिहार अध्यापक भर्ती परीक्षा के सामाजिक विज्ञान खंड के लिए ये बहुत ही उपयोगी है। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय परीक्षाएं हैं, उनके लिए ये बहुत ही उपयोगी है। ये प्रश्न आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।